हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको भाषा दोष बताया था, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने इसमें आपको उच्चारण बता दिया था। उच्चारण संबंधी दोष का निराकरण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। और देखिए, मैंने आपको जितना भी आगे का जो चैप्टर कराया है हिंदी पेडागोजी में, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग साथ ही साथ क्लास के साथ ही साथ अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा होगा, ठीक है। और अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा है। जितना मैं आपको बताती हूँ उतना अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते चलेंगे साथ में, तो क्या होगा, उससे जो आपको समझने में याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको साथ ही साथ आपको क्लास के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको भाषा दोष बताया था। जैसा कि भाषा दोष यहाँ में आपको दिख रहा है, यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो उसमें भाषा दोष यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और भाषा दोष क्या होता है, जैसे ध्वनि परिवर्तन, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण हकलाना, तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी तुतलाना। तो ये सभी जो लक्षण है फ्रेंड्स, ये सभी आपको बचपन में छोटे बच्चों को देखने को मिल जाते होंगे, ठीक है। तो देखिए, इस उच्चारण दोष के कारण क्या क्या थे, इसको मैंने आपको बताया था। तो कारण के बारे में फ्रेंड्स एक बार आप लोग थोड़ा सा हेडिंग देख लीजिए। देखिए, उच्चारण दोष के कारण क्या क्या थे। पहला मैंने कारण बताया था शारीरिक कारण। अगर शरीर में किसी प्रकार का कोई दोष है, ठीक है, अगर शरीर में किसी प्रकार का विकार है तो उसके कारण क्या होगा, बच्चों को ध्वनियों संबंधित उच्चारण करने में क्या होगा, उनको कठिनाई होगी, वो उच्चारण सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि वर्णों के उच्चारण का अज्ञान। अगर कोई भी स्टूडेंट है या फिर टीचर है, कोई भी पर्सन है, अगर उसको वर्णों का उच्चारण करना सही ढंग से नहीं आता है, अगर उसको ज्ञान नहीं है उच्चारण के ज्ञान का, तो क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करेगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। ये क्या होता है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। इसमें क्या मैंने आपको बताया था, ला ना इन सब चीज़ों में क्या होगा, आपको चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने भारत देश में बहुत सी प्रकार की भाषा बोली जाती हैं। आप अगर थोड़ा थोड़ा दूर पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अन्य भाषाओं का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना, इंग्लिश में क्या होता है, आ को औ कर दिया गया है, ठीक है। और भौगोलिक कारण भी मैंने इसके बताए थे। और उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कारण मैंने आपको बताया था, जो भौगोलिक कारण बताया था। इसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण बताया था कि इसमें क्या होता है, उच्चारण पर मनोवैज्ञानिक का प्रभाव पड़ता है, जैसे भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि से उच्चारण में दोष आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अध्यापक की अयोग्यता। अगर अध्यापक आपकी क्लास में अयोग्य है, अगर उसकी योग्यता में कमी है, तो क्या होगा, बच्चों को वो सही से उच्चारण नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होगा, बच्चों को अशुद्ध अनुकरण करेंगे और अशुद्धि बच्चे क्या करेंगे, उसका उच्चारण करना प्रारंभ कर देंगे, ओके। नेक्स्ट मैंने बताया था प्रत्यय लाघव। और फ्रेंड्स, प्रत्यय लाघव क्या होता है, शॉर्टकट। यानी कि अगर आप जल्दबाजी में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ का आप अगर रिवीजन कर रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि आपका कल एग्जाम है तो आज आप रिवीजन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स दोषपूर्ण आदतें। व्यक्ति दोषपूर्ण आदतें भी अशुद्ध उच्चारण का कारण बन जाती है। अनुस्वरों का अधिक उच्चारण इसका प्रचलित रूप है, जैसे कहाँ को कहा कहना, ठीक है। क्या मैंने बताया फ्रेंड्स, कहाँ को कहाँ कहना, ओके। ये सभी अनुस्वरों का लोप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव। इसके बाद आपका आ जाएगा अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका नागरी ध्वनियों की अनिश्चित उच्चारण। सही प्रकार से अगर आप उच्चारण नहीं करेंगे तो उसमें जो त्रुटियां आती हैं उससे ही क्या करेंगे, उच्चारण दोष के कारण, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स मैंने कल आपको बताया था उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार। कितने प्रकार के आपके उच्चारण दोष हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। ये फ्रेंड्स पूरा मैंने आपको 20 प्रकार के बताए थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे उच्चारण दोष, ठीक है। आज हम बात करेंगे उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, इसमें बताया गया है उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण जो है वो निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है उच्चारण अंगों की चिकित्सा। अगर उच्चारण करने वाले अंगों में कोई दोष हो,
जैसे कि उच्चारण करने वाले अंग आपके कौन से हो सकते हैं, माउथ पार्ट है, ओष्ठ है, जिह्वा है, ठीक है, नासिका है आपकी, तालु है, मूर्धा है। इन सभी चीज़ों में अगर आपको किसी भी प्रकार का दोष है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको उच्चारण संबंधित दोष है, ठीक है। जैसे कि अगर उच्चारण करने वाले अंग में कोई दोष हो तो चिकित्सक से चिकित्सा करानी चाहिए। और उच्चारण करने में श्वास नलिका, कंठ, जीभ, वत्सा, नाक, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि की सहायता ली जाती है। और इन अंगों में क्या होता है, दोष आने पर उच्चारण के प्रभावित होने की संभावना रहती है। इसीलिए इन अंगों में दोष आने पर तत्काल चिकित्सा करानी चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि उच्चारण अंगों की चिकित्सा किस प्रकार करानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी प्रकार का दोष है तो उसको आप क्या करेंगे, पहले आप चिकित्सा कराएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर बल। पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर क्या करना है, आपको बल देना है। बालक में अनुकरण की अपूर्व क्षमता होती है। वह अनुकरण के माध्यम से कठिन तथ्य समझ लेता है। अगर उसे शुद्ध उच्चारण करने वाले लोगों, विद्वानों आदि के साथ रखा जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें उच्चारण दोष का भय जो होता है वो नहीं रहेगा और उसका उच्चारण रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से इसी पद्धति पर सुधारा भी जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका उच्चारण शुद्ध नहीं है, ठीक है, वो कठिन से कठिन तथ्यों को समझ लेता है, कठिन से कठिन तथ्यों को नहीं समझ पाता है, अगर वह व्यक्ति उसे शुद्ध उच्चारण करने वाले लोगों, विद्वानों के बीच में अगर बैठा दिया जाए तो वो क्या होगा, उनके बीच में बैठ के उनके साथ क्या करेगा, शुद्ध उच्चारण करना सीखेगा, उनका सुनेगा, अनुकरण करेगा। अगर उनके बीच में वो रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है आदि के माध्यम से भी इसको क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आ जाएगा शुद्ध वाचन। शुद्ध वाचन किसे कहते हैं, उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण के लिए पुस्तकों का शुद्ध वाचन आवश्यक होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले अध्यापक क्या करते थे, आदर्श वाचन प्रस्तुत करते थे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, वो इसके उपरांत वह छात्रों से शुद्ध वाचन कराएं, वाचन में सावधानियां रखें तथा अशुद्धि का सम्यक निवारण कराएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उच्चारण प्रतियोगिता। बच्चों के बीच में उच्चारण प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। कक्षा शिक्षण में मुख्यतः भाषा के कलांश में उच्चारण की प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। कठिन शब्द श्यामपट्ट पर लिखकर उनका उच्चारण कराना चाहिए। सर्वथा क्या करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण कराने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं। भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताओं से उच्चारण शुद्ध होते हैं। निर्णायक मंडल को पुरस्कार देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध उच्चारण करने वाले जो छात्रों को ही पुरस्कार या प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट कह रहा है कि नागरी ध्वनि तत्व को समझाना। अगर अध्यापक को ध्वनि तत्व का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसे बालकों को वर्णमाला के स्वर, व्यंजन से लेकर कठिन शब्दों के उच्चारण की शिक्षा विधिवत देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है नागरी ध्वनि तत्व को समझाना। जैसे कि हमारी जो वर्णमाला है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि होती है, ठीक है। जो हम हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो नागरी ध्वनि तत्व को समझाना, ये कौन समझाएगा, ये टीचर समझाएंगे, यानी कि जो आपके अध्यापक हैं। अध्यापक को ध्वनि तत्वों का विशेषज्ञ होना चाहिए। उसे बालकों को वर्णमाला के स्वर, व्यंजन से लेकर कठिन शब्दों के उच्चारणों की शिक्षा विधि देनी चाहिए, ताकि क्या हो, उनका जो उच्चारण हो वह सुधर जाए और उसे अर्धस्वर एवं अर्धव्यंजन, संयुक्ताक्षर, संयुक्त ध्वनियों आदि का विशेष ध्यान रखकर उच्चारण सिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका क्या है, नागरी ध्वनि तत्वों का निवारण, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको यहाँ बताई ना, अर्धस्वर, अर्धव्यंजन, संयुक्ताक्षर और संयुक्त ध्वनियाँ, तो ये सभी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जो मेरी हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, उसमें अगर आप लोग जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। जो अर्धस्वर किसे कहते हैं, कौन कौन से उसमें वर्ड आते हैं, अर्ध व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं और संयुक्त ध्वनियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है। हिंदी ग्रामर मैंने एक एक छोटा छोटा पॉइंट काफ़ी अच्छे से आपको समझाया और बताया है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 7वां पॉइंट,
ध्वनि यंत्रों का सम्यक ज्ञान कराना। ये क्या होता है, तो देखिए इसमें जो बालक होते हैं, बालक को यह बताना अनिवार्य है कि ध्वनि कैसे बनती है। ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा, ओष्ठ, कंठ, काकनी आदि का क्या योगदान है। ठीक है, जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे काकली को काकनी कहा ना, तो इसी प्रकार से उच्चारण दोष होता है। ओके, जल्दबाजी में, जैसे मैंने कहा ना, शॉर्टकट में फटाफट जो नोट बनाते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको उच्चारण दोष देखने को मिलता है। ठीक है, कोई कितना भी ज्ञाता हो, कोई कितना भी, मतलब वो कहा गया ना, जो टीचर्स जो होने चाहिए, जो आपके जो ज्ञानी होने चाहिए। ठीक है, जो आपके क्लास में अध्यापक हैं, तो कितने भी ज्ञानी होंगे, अगर वो शॉर्टकट में पढ़ाएंगे तो उनसे त्रुटियां हो ही जाती हैं। ठीक है, ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा, ओष्ठ, कंठ, कांकली आदि का योगदान है। अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में क्या अंतर है तथा स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, इन तत्वों की इसे उदाहरण देकर शिक्षा प्रदान करानी चाहिए। नेक्स्ट है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे बच्चों को सिखाया जाता है, इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए, हिंदी ध्वनियों की जो वर्गीकरण की सच्ची शिक्षा दिए बिना छात्रों का उच्चारण दोष कदापि दूर नहीं किया जा सकता है। बालकों को वही अध्यापक इनका स्पष्ट विवरण दे सकता है जिसे स्वयं इनके बारे में 7% जानकारी हो। बालकों को वही अध्यापक इनका स्पष्ट विवरण दे सकता है जिसे स्वयं इनके बारे में 7% जानकारी हो। 7% मतलब यहाँ पे 100% जिसको जानकारी होगा वही टीचर क्या कर पाएंगे, बच्चों को हिंदी ध्वनियों का अच्छे से वर्गीकरण सिखा पाएंगे, उच्चारण दोष को वही दूर कर पाएंगे। ठीक है, इनकी शिक्षा जो है वो बालकों को 12 से 13 वर्ष की उम्र में 18 वर्ष की उम्र तक दे देनी चाहिए। इसके उपरांत क्या होता है, उनमें उच्चारण संबंधी दोष नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, जो अगर दोष आ जाता है बच्चों के अंदर तो वो दोष बना ही रहता है। ठीक है, तो देखिए जैसे 9 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, हिंदी की कतिपय विशेष ध्वनियों का अभ्यास। ये क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, इस समय मैं आपको बता रही हूँ निवारण, किस प्रकार से उच्चारण दोष को, उच्चारण संबंधी जितने भी दोष होते हैं उसका निराकरण किस प्रकार से किया। प्रायः हिंदी भाषा में सा एवं सा, ना एवं ड़ा, वा तथा बा, डा तथा ड़ा, छा तथा छा आदि का उच्चारण दोष जो है बालकों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे विकास का उच्चारण, विकास महान उच्चारण महान हो गया, वन का उच्चारण वन हो गया। ठीक है, आदि अध्यापक को इस संदर्भ में विशेष जागरूक रहना चाहिए। इस संदर्भ में भूल होते ही निराकरण कर देना चाहिए। अगर क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे वन आप बोल रहे हैं, बच्चे अगर वन लिख रहे हैं, जैसे आप सुलेख लिखाते हैं बच्चों को ना, सुंदर सुंदर लेख बच्चों को लिखाया जाता है छोटी क्लासेस में, तो वो क्यों कराया जाता है, ताकि बच्चों के अंदर जो भी उच्चारण दोष है, जो भी उनके अंदर त्रुटि हो, उसको क्या किया जा सके, उसको दूर किया जा सके, उसका उपचार किया जा सके, उसका निदान किया जा सके। ठीक है, इसीलिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें दिया गया है बल विराम तथा सस्वर पाठ का अभ्यास। इसमें कह रहा है कि अक्षरों या शब्दों का उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है। इसमें क्या कहा जा रहा है, अक्षरों और शब्दों का ही जो उच्चारण है वो पर्याप्त नहीं है, वरना पूरे वाक्यों को उचित बल विराम तथा सस्वर वाचन के आधार पर पढ़ने का अभ्यास डालना भी आवश्यक होता है। शब्दों पर उचित बल देकर पढ़ाने से अर्थभेद एवं भावभेद होता है। ठीक है, शब्दों का जो उचित बल देने से क्या होगा, पढ़ाने से अर्थभेद और भावभेद का ज्ञान होता है। और विराम के माध्यम से लय, प्रवाह एवं गति का पता लगता है, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। इससे उच्चारण संबंधी दोष का निवारण भी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया गया है 11वां पॉइंट, विश्लेषण विधि का प्रयोग। इसमें कहा जा रहा है कि कठिन एवं बड़े बड़े शब्दों व ध्वनियों के उच्चारण में विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाए। इससे अशुद्ध उच्चारण की संभावना कम हो जाती है और पूरे शब्दों को अक्षरों में विभक्त करने में संयुक्ताक्षरों व कठिन शब्दों को सहज एवं सहज ग्रह बनाया जा सकता है। जैसे सम्मिलित शब्दों को सम, धन, मी, धन, ली, धन, ता, धन, उत्तम, इसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुकरण विधि का प्रयोग।
इस विधि में क्या करना है, जो उच्चारण का सुधार अनुकरण विधि से किया जा सकता है। अध्यापक कठिन शब्दों का उच्चारण पहले स्वयं करें तथा पुनः कक्षा के बालकों को उसका अनुकरण करने को कहे। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये आपका, ये फ्रेंड्स आपका कहलाता है अनुकरण विधि। ठीक है, नेक्स्ट है अनुकरण विधि का प्रयोग। उच्चारण का सुधार जो है वो अनुकरण विधि से किया जा सकता है। जिस प्रकार से अध्यापक जो है वो कठिन शब्दों का उच्चारण पहले स्वयं करें, फिर उसके बाद पुनः कक्षा के बालकों को उसका अनुकरण कराने को कहें। अनुकरणशील छात्रों को हाव भाव, जीवा संचालन, मुख्यावय तथा स्वरों के उतार चढ़ाव का पूर्व ध्यान रखना चाहिए ताकि उच्चारण में प्रत्याशित सुधार लाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मानसिक संतुलन हेतु प्रयास। जो छात्र भय व संकोच के कारण अशुद्ध उच्चारण करने लगे, उन्हें पूर्व प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास का भाव जागे और उनका मानसिक संतुलन बना रहे। ऐसे छात्रों को प्रेरणा एवं सहानुभूति चाहिए। उनकी भूल पर बिगड़ने या डांटने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि से क्रमशः धीरे धीरे उनका उच्चारण सुधरने लगेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी विषयों में शिक्षण में उच्चारण पर ध्यान। तो सभी विषयों के उस शिक्षण में उच्चारण पर ध्यान किस प्रकार से दिया जा सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्चारण पर ध्यान देना केवल भाषा शिक्षक का ही। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे भाषाई कौशल से संबंधित विकार किसे कहते हैं। तो बच्चों, अगर हम बच्चों द्वारा भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में निम्नलिखित विकार जो है वो अवरोध की भूमिका निभाते हैं, जिनका उपचार किया जाना अति आवश्यक होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने आपको भी आगे उच्चारण संबंधी दोष का निराकरण बताया, ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगी, जिस प्रकार से बालक में छिपी हुई किसी भी विशिष्ट प्रतिभा, योग्यता, कुशलता का उसे आभास कराना जरूरी होता है, जिससे उसकी जो हीन भावना है उसको दूर करा जा सके, उसकी जो संकोच है, जो उसके अंदर झिझक है उसको दूर किया जा सके, उसके अंदर आत्मसम्मान का भाव पैदा हो और वह निर्भीक बने। अनभिज्ञ वाद विवाद आदि कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उसे प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अफेजिया दिया गया, अफेजिया, अलेक्सिया, डिलेक्सिया, अप्रैक्सिया और डिस्ग्राफिया। तो देखिए ये सभी जो है ये किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, ये सभी जो है ये कौन सी अक्षमता के लिए कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं अफेजिया। आप जानते होंगे, अगर आपने एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे एक दो बार तो आपको पता होगा, इससे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, भाषाई कौशल से संबंधित जो विकार होते हैं। तो देखिए इसमें फैला दिया गया है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। इससे जो पीड़ित छात्र होते हैं वो मौखिक रूप से सीखने में एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स डिस्फेजिया क्या होता है, इसमें मौखिक रूप से फेजिया मतलब फेस के सामने जो कोई भी बातचीत कर रहा है वो मस्तिष्क यानी मौखिक रूप से अगर बात करने में अगर वो अक्षम है तो उसको कौन सा रोग हुआ है, उसको बोलेंगे अफेजिया के कारण क्या हो रहा है, वो बच्चा मौखिक रूप से पीड़ित है। ठीक है, वो छात्र जो है वो मौखिक रूप से पीड़ित है और उसमें जो अक्षमता है उसको डिस्फेजिया कहा जाएगा। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, डिस्फेजिया कहा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही आगे हम बात करते हैं अलेक्सिया का। अलेक्सिया किसे कहते हैं, अलेक्सिया जो है ये मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। अलेक्सिया जो होता है इसे शब्द अंधता या पाठ्य अंधता या विजुअल अल्फेजिया भी कहा जाता है। यह जो है अर्जित अक्वायर्ड डिलेक्सिया अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिकता अशक्त होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो अलेक्सिया की बात की जा रही है इसमें क्या होता है, अंधता, यानी कि जो बच्चा अपने आँखों से
अक्षमता है, जिसके अंदर किसी प्रकार के मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में, इसमें फ्रेंड्स क्या है, पढ़ने में जो अक्षमता होती है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मतलब होता है, लेक्सिया मतलब लैंग्वेज, पढ़ने में। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेक्सिया मतलब यह एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध किससे है, पठन विकार से है। इस अधिगम आवश्यकता में जो बालक होता है उसको पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षर जैसे डा बा डा में विभेद नहीं कर पाते हैं। उसको डिलेक्सिया से पीड़ित बड़े बच्चे बड़ा व बड़ा जैसे शब्दों में अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये कारण क्या फ्रेंड्स हो गया, आपका डिलेक्सिया कहलाता है। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है अप्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया। अप्रेक्सिया क्या होता है, अप्रेक्सिया जो है वो ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुणता नहीं हो पाता है। यह मस्तिष्क से सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। ठीक है, सेरेब्रम की क्षति के कारण होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे जो है टहलने बोलने में निपुणता नहीं हो पाता। ठीक है, न वो बच्चा लिख पाएगा, न वो टहल पाएगा, न वो चल पाएगा और ना ही सही से वो बोल पाएगा। वो किसी भी चीज़ में अच्छे से निपुण नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों क्या कहेंगे, अप्रेक्सिया से ग्रसित बच्चा होता है। ठीक है, अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार होता है जिसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता। वह हाथ एवं आँख के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया जो है वो तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं। तो डिस्ग्राफिया जो है फ्रेंड्स, ये ग्राफ यानी कि लिखने से। ठीक है, ऐसा आप लोग याद करें, ग्राफिया मतलब क्या होता है, लिखने से। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने संबंधी अशक्तता को कहा जाता है। उनके अंदर लिखने संबंधी अशक्तता पाई जाती है। नेक्स्ट है, इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। समानता इसका कारण होता है हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधित कमियां होती हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, मस्तिष्क संबंधित कुछ विकारों के कारण भी यह अधिगम अशक्तता संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर हम बात करेंगे, देखिए आपको मैंने क्या क्या बताया, अफेजिया, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अप्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्वस्वर वाचन संबंधित उपचारित शिक्षण में ध्यान रखने योग्य कुछ निम्न बातें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोषपूर्ण स्वस्वर वाचन करने वाले जो छात्रों की योग्यता होती है उसको ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल विषय सामग्री द्वारा उनका शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए, भले ही कुछ समय के लिए कक्षा स्तर से नीचे उतरना पड़े। पठन सामग्री उनके अनुकूल सरल और रोचक होनी चाहिए, जिससे धीरे धीरे पठन में उसकी रुचि बढ़े, गति बढ़े और अर्थ ग्रहण की शक्ति भी बढ़े। वाचन को सुउद्देश्य बनाकर ऐसे बालकों में पढ़ने के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसके आगे अब मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछा गया है उस पर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका सीटेट जनवरी 2011 में पूछा गया था। तो इसमें कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है यह किस पे, इसकी जो सफलता है वह किस पर निर्भर करती है। पहला कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, सेकंड कह रहा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, थर्ड कह रहा है समय व अवधि पर, एंड फोर्थ कह रहा है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या बताया गया है, उपचारात्मक शिक्षण। सेकंड भाषाई नियमों पे बात कर रहा है। तीसरा समय व अवधि पर बात कर रहा है। चौथा कह रहा है उनकी समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। अगर आप किसी भी चीज़ की जो समस्या है उसके कारणों की पहचान कर पाएंगे उसके बाद ही आप उसका उपचार कर पाएंगे। ठीक है,
तो इसमें देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है, तो इसमें आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22वां, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए आपका सीटेट जनवरी 2011 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है उसे डा वाले शब्दों की सीडी सुनाने के लिए देंगे। सेकंड कह रहा है जो अंकिता है उसको डा वाले शब्दों की सूची देंगे। थर्ड कह रहा है कि अंकिता को डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आप अगर पहली कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा करके क्या होता है, बच्चों से सस्वर वाचन यानी कि उनको बोलते हैं टीचर्स और बच्चे उसका क्या करते हैं, उसको पढ़ के उसको आवाज़ तेज कर करके उसका क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही जो डा है, इसको अंकिता को पढ़ाने के लिए जो टीचर है वो स्वयं डा वाले शब्दों को सहज एवं सरल भाषा में उसके सामने क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा और उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास भी कराएगा। तो इसमें फ्रेंड्स जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स में, फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसके आगे 2 क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राधिका जो है, क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखिए आपका सीटेट जनवरी 2011 में पूछा गया है। इसमें देखिए जो आपकी राधिका है, मान लीजिए एक लड़की है राधिका नाम की, वो राधिका अक्सर लड़का को लक्का कमाई होने लगी को कमाई होगी, ठीक है, कमाई होने लगी वो क्या कहेगी, कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है, या इस ओर संकेत करता है कि, ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका सीटेट जनवरी 2011 में पूछा है। तो बताइए राधिका जो है वो ध्यान से नहीं लिखती है, या फिर उसके लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता है, या फिर जो राधिका है उसको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या फिर राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो राधिका है वो लड़का को लक्का लिखती है, कमाई होने लगी वो लिखेगी कमाई होगी। तो उसकी जो फ्रेंड्स विचार है ये काफ़ी तेज है, और उसकी जो तेज विचार के साथ जो उसकी लेखनी है वो काफ़ी उतनी तेज़ी से नहीं चल पाती है। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट होगा, इसमें फ्रेंड्स आपका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा, आपका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 23वां क्वेश्चन में आपका फोर्थ आंसर करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आप सभी को समझ में आ गया अच्छे से, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 है। ये आपका क्वेश्चन जो है सीटेट जून 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि कालिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे। तो देखिए इसमें बात हो रही कालिका है, कालिका एक गर्ल्स है जिसको हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है। तो इसमें जो टीचर्स हैं वो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उसे प्रभावपूर्व अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में के बाकी बच्चे से कहेंगे कि कालिका के समक्ष प्रभावपूर्व अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। या फिर थर्ड ऑप्शन कहेंगे कि कक्षा में केवल कालिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही कालिका जो है वो हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट है वो आपका इसमें फोर्थ आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर फ्रेंड्स, फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आइयो फ्रेंड्स आप सभी को क्वेश्चन आंसर जो मैंने 4 क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। तो जितना क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराया है यहीं से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 से 5वां क्वेश्चन आप सभी कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है 25वां क्वेश्चन में कि कक्षा में कुछ बच्चे जो हैं लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन जो आपका सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है।
इसमें जो भी आंसर आपका करेक्ट है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, और हिंदी पैडागोजी पढ़ने के लिए आप हिंदी पैडागोजी वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, ठीक है। और जो भी आपको नहीं आ रहा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में मैं आपको मूल्यांकन पढ़ाऊंगी अच्छे से, ठीक है। आज की क्लास में आपको जितना मैंने बताया आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी, क्लास समझ में भी आया होगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक। प्रक्रिया द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का मूल्यांकन कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है सतत मूल्यांकन से विद्यार्थी की प्रगति की सीमा और स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान किया जा सकता है, और इसकी सहायता से शिक्षक जो है वो प्रत्येक विद्यार्थियों की विशिष्टताओं, कमजोरियों और उसकी आवश्यकताओं का पता लगा सकता है, ठीक है। तो आप सभी को भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की क्या आवश्यकता होती है, क्या महत्वता होती है, क्या उद्देश्य होता है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर मैं मानती हूँ अगर आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा तो शायद आप कर लें, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान जो है वो मूल्यांकन ही है। सीबीएसई ने अध्ययन और अध्यापन के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की है। इस मूल्यांकन के दो भाव होते हैं, पहला कौन सा होता है, सतत होता है, दूसरा कौन सा होता है, व्यापक होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि क्या है, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ कह रहा है इस मूल्यांकन के दो भाव हैं, पहला सतत और दूसरा क्या, व्यापक। अब यहाँ पे कहा जा रहा है सतत मतलब क्या होता है, लगातार, ओके। सतत मतलब क्या होता है, लगातार, जबकि व्यापक मतलब क्या होता है, फैला हुआ या फिर विस्तृत। सोपान क्या होता है, चरण यानी कि स्टेप होता है। अनुशंसा मतलब क्या होता है, सिफारिश, ठीक है। जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सभी जो वर्ड डिफिकल्ट लगता है आप कमेंट करके भी हमसे बाद में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आंसर आपको दे दूँगी, ठीक है। तो देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको बताया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, जो मैंने बताया आपको कि सीबीएसई ने क्या कहा है कि जो अध्ययन है और अध्यापन के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या किया गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की गई है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए हम बात करते हैं सतत मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। सतत मूल्यांकन क्या होता है, इस मूल्यांकन द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, उन शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। और अधिगम क्या होता है, सतत प्रक्रिया है, अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसलिए शिक्षार्थियों का जो मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है सतत मूल्यांकन के प्रकार। सतत मूल्यांकन के प्रकार जो होते हैं कितने होते हैं, पहला निदानात्मक मूल्यांकन, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा संकलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए फ्रेंड्स सतत मूल्यांकन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मूल्यांकन के प्रकार। तो देखिए परीक्षण का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, क्षमता व प्रदर्शन का किसी भी विधि से मापन करना, ठीक है। किसी भी विधि से जो मापन किया जाता है उसको क्या कहेंगे, मूल्यांकन कहते हैं। भाषा शिक्षण के मामले में जांच को कक्ष के ही विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए। जो सीखने वाले व सिखाने वाले, ठीक है, जो सीखने वाले हैं और जो सिखाने वाले, जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए जो उपयोगी होता है, सूचनाएं प्रदान करने में सहायक हो, और जिनकी उपयोग पढ़ाने के तरीके और सामग्री को विकसित करने हेतु किए जा सके। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम कहेंगे परीक्षण मूल्यांकन के प्रकार, ओके, सतत मूल्यांकन के प्रकार। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिया गया है सतत मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। सतत मूल्यांकन में सबसे अधिक भाषा प्रयोग की क्षमता है। नेक्स्ट कह रहा है सतत का अर्थ होता है निर्धारण की नियमितता
इकाई यूनिट, परीक्षण आवृत्ति, अधिगम के अंतराल का निदान, संस्थाओं समस्याओं का पता लगाना, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षण और स्वयं मूल्यांकन। ठीक है, ये किसका अर्थ बता रहा है फ्रेंड्स? सतत का अर्थ बता रहा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य होता है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। क्या कहलाता है आपका? तो देखिए फ्रेंड्स, जानना और समझना क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता दूं सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए आज अगर हम बात करें, आज जो है हमारे समक्ष पारंपरिक परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन पद्धति दोनों बदलने की चुनौती उभर कर आई है। माध्यमिक स्तर पर क्या होता है? सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन को अपने साथी विद्यालयों में लागू करते हुए सीबीएसई ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ना कि केवल उसके कौन से गुण को, उसके मानसिक गुण, यानी कि उसके मतलब आप वो उसके नंबर के आधार पर क्या करेंगे, बच्चों का आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। बच्चों जो है विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिगम क्या? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी क्या होगी? सतत होनी चाहिए। मूल्यांकन जो है फ्रेंड्स, मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम की प्रक्रिया का एक समान अभिन्न अंग है। अगर हम बात करें सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन में मूल रूप से विद्यार्थी के ज्ञान की परीक्षा के स्थान पर उसके अधिगम की प्रक्रिया को मूल्यांकन के लिए चुना गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन, CCE का अर्थ होता है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें क्या होता है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। यहाँ हम बात कर सकते हैं, यहाँ जो है एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्य पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। यहाँ निरंतरता का अर्थ इस पर बल देना है कि छात्रों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रमों के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया है। और हम यह भी कह सकते हैं कि यह शैक्षिक सत्रों की पूरी अवधि में फैली हुई है। इसका अर्थ होता है मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान करना, सुधारात्मक उपयोग का उपयोग करना, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ठीक है, अगर हम दूसरा पद अगर हम बात करें व्यापक, ये तो मैंने आपको सतत बता दिया। अब हम बात करेंगे अगर व्यापक की। व्यापक क्या होता है? तो व्यापक का अर्थ होता है शैक्षिक और साशैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। जैसे कि ये जो क्षमताएं होती हैं, मनोवृत्तियां और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती है। इसलिए यह पद जो है अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भ करता है। परीक्षणकारी और गैर परीक्षणकारी दोनों हो सकते हैं। यह सीखने के क्षेत्रों में छात्रों के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं सृजनात्मकता। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है कि सतत और यहाँ एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना सतत एवं मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, सतत मूल्यांकन बताया। सॉरी फ्रेंड्स, इसके पहले देखिए यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मैंने आपको बताया। ठीक, अब यहाँ में हम लोग आ गए हैं जांच एवं परीक्षण पे। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, इसमें सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और
छात्र सीखने की प्रक्रिया तथा सिखाने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यहाँ पे आपका खत्म होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है निदानात्मक मूल्यांकन की। तो जिन शिक्षार्थियों ने अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होता है, ऐसे शिक्षार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है तथा इसके उपरांत उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ बात हो रही निदानात्मक परीक्षण, वह परीक्षण होता है जिसके द्वारा छात्रों की समस्या का चयन किया जाता है। इस परीक्षण का जो माध्यम होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। जैसे कि फ्रेंड्स निदान मतलब होता है जांच परीक्षण। ठीक है, बच्चों की जांच की जाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निदानात्मक परीक्षण। इसके द्वारा छात्रों की जो समस्याएं होती हैं, समस्याओं का निदान यानी कि उनकी समस्याओं का जांच किया जाता है, इसलिए इसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है या जो है औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। एक शिक्षक द्वारा कारण जानना ही निदान कहलाता है। नेक्स्ट है रचनात्मकता मूल्यांकन। कौन सा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ, रचनात्मक मूल्यांकन। इसके पहले फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया ना, जांच सूची चेकलिस्ट उसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है अध्यापक बालक के सभी तथ्य जैसे भाषा के प्रयोग, सामाजिकता, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार बच्चों का कैसा है आदि को लिखते जाता है, जिसके बाद में एकत्रित कर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि से बालक का उचित मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है इसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। इसका जो फीडबैक होता है वह उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति की त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति का आकलन यानी प्रगति का निर्धारण किया जाता है और इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक दिया जाता है। इस मूल्यांकन हेतु गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दंत कार्य, क्विज टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन से शिक्षक अपने शिक्षार्थी विधि एवं शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहारों में सुधार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रचनात्मक मूल्यांकन है इसको हम रूपात्मक आकलन भी कहा जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में जो कार्य होता है, कार्य का अनुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का निर्धारण 5 पॉइंट में होता है। 5 पॉइंट कौन सा होता है फ्रेंड्स, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ठीक है, किया जाता है, जिसका विवरण जो है रिपोर्ट कार्ड की पिछली ओर दिखा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे ना, अगर आपका हाई स्कूल इंटर का जो मार्कशीट है उसमें से आपको मिलता है ए ग्रेड 1, ए ग्रेड 2, बी ग्रेड 1, बी ग्रेड 2, सी ग्रेड 1, सी ग्रेड 2, डी ग्रेड, ई ग्रेड 1, ई ग्रेड 2। इस प्रकार से क्या कहता है नंबर काउंटिंग दी जाती है बच्चों को। अब फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हैं रचनात्मक मूल्यांकन जो है इसका कार्य क्या होता है। देखिए जो रचनात्मक मूल्यांकन है इसकी जो कार्यान्वयन होती है वो होती है शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य, अभिप्राय अथवा जो परिणाम होते हैं, परिणाम और इन्हें प्राप्त करने की जो कसौटी को पूरा करने में सहयोग देता है। उससे रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच गंभीर बातचीत जो निरंतर बनती रहती है उसमें और परिपक्वता आ जाती है। जो रचनात्मक मूल्यांकन के कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रभावशाली फीडबैक समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में समर्थ बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आप लोगों को, इसमें कुछ नहीं, बस जो रचनात्मक निर्धारण का